हेलो स्टूडेंट, क्योंकि आ चुकी है जंग की घड़ी तो आप सब भी हो गए होंगे पूरी तरीके से तैयार। जी हाँ, जिस प्रकार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ निभाया और उनको सही राह दिखाई थी, ठीक वही राह दिखाने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट 4 डेज की जो स्ट्रैटेजी है। जी हाँ, हम उस रणनीति पे बात करेंगे जिसे आप पढ़कर समझकर और बहुत अच्छा पेपर करके 90 प्लस 95 प्लस कह रही हूं 90 अबाउट 95 प्लस आप मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, लास्ट के 4 दिन आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है? जी हाँ, कुछ नहीं, कुछ पॉइंट्स बता रही हूं, उनको अच्छे से समझ लेना। अगर आपने उसको बहुत अच्छे से कर लिया तो लिख के ले लो, हिंदी में आपके 90 और 95 प्लस से कोई कम नहीं लाएगा। लेकिन करना वही है जो मैं आपको समझा रही हूं। आज हम कोई हालचाल नहीं जानेंगे, आज हम किसी और टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो सिर्फ बात हम आज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी की, वो भी लास्ट के 4 दिन के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको जल्दी से जल्दी फटाफट से कम समय में बताने की कोशिश करूंगी क्या रहेगी हमारे अंतिम 4 दिन की रणनीति। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, आपका जब बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है उसमें आपके 4 खंड रहने वाले हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। किस तरीके से तैयारी करोगे कि आपके एक भी मार्क्स नहीं कटे। अगर हम खंड अ, ब, स, द के हिसाब से चले तो यहाँ हमारे 4 दिन कंप्लीट होते हैं, लेकिन नहीं, हम इन चारों खंडों को 3 दिन में कंप्लीट करेंगे और चौथे दिन हमको सिर्फ एक काम करना है और वो है रिवीजन। अगर आप सही तरीके से 3 दिन के अंतर्गत इन चारों खंडों को देख लेते हैं, क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट में आप याद नहीं कर सकते, आपको लास्ट मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन यानी दोहरान चाहिए होता है। तो जो 3 दिन है, अगर आप इन 3 दिन में खंड अ, ब, स और द को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, डिवाइड करके करते हैं, तो आप चौथे दिन इन चारों खंडों को रिवाइज करके नेक्स्ट डे एग्जाम देकर और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल, खंड अ के तहत आपके आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, अपठित गद्यांश और पद्यांश। अगर आपने आपकी किताब के सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कहीं भी आपके नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। फिर आ जाती है बात रिक्त स्थान की। जैसा कि मैंने पहले भी आपको हमेशा बताया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है कि ग्रामर में आप कहीं भी नहीं अटको। हिंदी व्याकरण के तहत जितने भी आपके टॉपिक है, सभी की परिभाषा को आपको देखना है, उनके भेद और प्रकार जो हैं, उनके उपभेद जो हैं और जो उदाहरण है। अगर आपने ये चारों चीज बहुत अच्छे से कर ली है तो रिक्त स्थान में कहीं भी आपके नंबर नहीं कटने वाला। उसके बाद आती है बात अपठित गद्यांश और पद्यांश की। इन दोनों को देने में आपको बहुत कम समय लगने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही प्रश्न को पढ़कर सही विकल्पों में से एक सही विकल्प को चुनकर आपको लिखना होता है, तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपने व्याकरण के तहत जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स की परिभाषा और भेद उपभेदों को अच्छे से देख लिया है तो इसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। बात आती है अपठित गद्यांश और पद्यांश की। तो इस पद्यांश को और गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इससे संबंधित आपको जो प्रश्न दिए गए होंगे, उन प्रश्नों को आपको पढ़कर और उसी गद्यांश और पद्यांश में से चुनकर सही आंसर देने हैं। तो एक एक नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान भी प्रत्येक 1 अंक निर्धारित है और अपठित गद्यांश और पद्यांश में से जो प्रश्न आएंगे उनके भी 1-1 अंक निर्धारित हैं। तो ये तो अपने खाते में आ ही गए, ये अंक कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि चाहे अपठित गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, आपको उत्तर उसी गद्यांश और पद्यांश में से ढूंढना है। तरीका पढ़ने का सही होना चाहिए, समझना सही आना चाहिए। फिर बात आ जाती है खंड ब की। तो देखो, खंड ब में कुल 7 प्रश्न आपके आने वाले हैं और वो 7 प्रश्न में जो 6 प्रश्न है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न आपकी किताब में से ही है। तो आपने अगर चैप्टर बहुत अच्छे से किया है
तो आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। फिर जो सेकंड क्वेश्चन यानी 7 में से जो अंतिम 7वां प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां जो प्रश्न होगा, वो 11वां प्रश्न एक मुहावरा होगा जिसका आपको अर्थ और वाक्य लिखना है। तो जितने भी मुहावरे और अर्थ आप पढ़ लेते हो उससे संबंधित जो वाक्य है वो आपको बनाना आना चाहिए। यानी ये भी अंक 2 हमारी झोली में है, ये सभी 2-2 अंक के हैं 5 से लेके 11 तक, तो ये भी हमको नहीं छोड़ने हैं, ये भी सारे अंक हमारी झोली में है। एक चीज और बता देती हूं कि लघुत्तरात्मक प्रश्न जब आप करते हो तो एक चीज का ध्यान रखो, अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो हर एक पाठ के सार को समझकर जाना, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने का समय अब आपके पास कतई नहीं है। अब सिर्फ आपको पढ़ना है तो पाठ का सार, उस पाठ के सार में से उस प्रश्न से संबंधित जो भी पंक्तियां आपको आती है वो आपको वहां पर लिख देनी है। तो 2 नंबर यहां से कहीं भी नहीं जाएगा, प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छे से अटेंड करना है। फिर बात आ जाती है खंड स की। अभी हमने पहले दिन में जो 4 दिन की स्ट्रैटेजी है, उस पहले दिन में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, अपठित गद्यांश और पद्यांश की तैयारी कर ली। फिर बात आती है खंड ब की। तो खंड ब में सिर्फ आपको पाठ का सार, प्रश्न उत्तरों को देखना है और कुछ मुहावरे देखने हैं। उसी दूसरे दिन में आपको पठित गद्यांश और पद्यांश को भी कर लेना है, उसी दिन में, ठीक है। अब पठित गद्यांश और पद्यांश में कुछ नहीं है, आपके जो क्षितिज की जो किताब है उसमें आपके 12 चैप्टर हैं, जिसमें से 6 गद्यांश है और 6 पद्यांश है। अगर आपने उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उनके पाठ के सार को बहुत अच्छे से कर लिया है, तो इसके भी जो प्रश्न आएंगे वो आप बहुत सही और सटीक आंसर, क्योंकि ये तो हमने पूरे साल चैप्टर्स पढ़े हैं ना, तो इसके तो आंसर हम गलत कर ही नहीं सकते। हमने चैप्टर अगर अच्छे से समझा है तो भी हम उसके आंसर गलत नहीं कर सकते। तो ये अंक तो हमारी झोली में ही है प्रत्येक। अब ये एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जो गद्यांश और पद्यांश है ये आपके अथवा में आएंगे। अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है तो अथवा में जो दूसरा दिया है आप उसको पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। और उसके भी 4-4 प्रश्न रहेंगे, 1-1 अंक निर्धारित है, तो वो भी हमारी झोली में है, इसको भी हमें कहीं नहीं जाने देना है। फिर बात आती है प्रश्न उत्तर। आपके फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे खंड स के तहत वो आता है आपके क्षितिज में। क्षितिज में से जो आएंगे वो भी आपके अथवा में प्रश्न आएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो प्रश्न आपको आता है वही प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो ये तो हमने कर लिया 2 दिन का स्ट्रैटेजी। आपके जो तीसरा दिन रहेगा, वो जो तीसरा दिन, लास्ट के जो 4 दिन में से तीसरा दिन है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ खंड द की तैयारी ही करनी है। कैसे? आपको लेखक और कवि परिचय बहुत अच्छे से देख लेना है। किसी एक लेखक का और किसी एक कवि का परिचय आएगा। अब मैं आपको बताऊं, जो बच्चे बहुत कम समय लेते हैं पढ़ने के लिए, जिनको ज्यादा नहीं पढ़ना होता है या कह दो कि याद नहीं होता है इजीली, तो वो ये काम करे, या तो किसी एक सभी लेखक परिचय का परिचय याद कर ले या किसी एक कवि का, यानी जो 6 कवि है और 6 लेखक है, उन 6 में से किसी भी 6 का, चाहे तो 6 लेखक के याद कर लो या 6 कवि के व्यक्तित्व कृतित्व को याद कर लो। अगर आप उनका जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेते हो तो ये 4 अंक आपकी झोली में है, ये अंक कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है जो दोनों याद कर सकता है तो दोनों को अच्छे से याद कर लो, आपके ये अंक तो झोली में ही है। अगर आपने ठान लिया, देखो पॉइंट बना के याद करते हो तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाता है। फिर आ जाता है प्रश्न उत्तर। खंड द के तहत आपके कृतिका में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अथवा के तहत आते हैं। लेखक और कवि परिचय का तो आएगा ही, उसमें भी आपके अथवा आएगा। उसके अलावा कृतिका में से जो आपके 3 चैप्टर हैं, उन 3 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टर के एक क्वेश्चन आएगा जो निबंधात्मक होगा, वो आपको कर लेना है। तो वो भी 4 अंक आपकी झोली में है। आपको तरीका आना चाहिए कि पेपर को अटेंड कैसे करना है। अगर आप पेपर अटेंड करने का तरीका सीख जाते हो तो आपके कहीं कोई नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद आ जाती है बात निबंध की। निबंध के आपके 4 टॉपिक दे रखे होंगे, उन टॉपिक में से कोई एक अच्छा सा टॉपिक अच्छे से पढ़ो, देखो कि मैं किसमें अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकता हूं। वो एक निबंध चुनना है, उनके सब टॉपिक्स को देखना है और उसके अंदर का मैटर कम शब्दों में, सार्थक शब्दों में, सार्थक वाक्यों में एकदम सही तरीके से निबंध आपको लिखना है। फिर बात आ जाती है पत्र। ठीक है, तो पत्र आपको औपचारिक और अनौपचारिक
दोनों करके जाने हैं। देखो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये दोनों आएंगे और अथवा में आएंगे। औपचारिक भी पूछ सकते हैं, अनौपचारिक भी पूछ सकते हैं और अथवा में पूछ लेंगे। आपको मान लो आवेदन पत्र कह दिया, प्रार्थना पत्र कह दिया, कार्यालय पत्र कह दिया, तो वो तो औपचारिक में आ गया, समझ में आ रही है, फॉर्मल लेटर्स में। या मान लो किसी को बधाई पत्र है, निमंत्रण पत्र है, शादी के लिए बुलाना है, घूमने के लिए बुलाना है, तो वो अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक फॉर्मेट बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से फॉर्मेट देख के जाना, कहीं कोई गलती नहीं करनी है, चाहकर भी कोई गलती नहीं करनी है। स्पेशली फॉर्मेट के तो मार्क्स जुड़ते ही जुड़ते हैं। और लास्ट में आपके आ जाता है विज्ञापन, और ये भी अथवा में आएगा। दो होंगे, उनमें से कोई एक विज्ञापन आपको बहुत अच्छे से करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, विज्ञापन का बॉक्स नहीं बनाते। आपको विज्ञापन का बॉक्स बनाना है और कम शब्दों में बहुत अच्छे से उस टॉपिक का जो आपको दिया गया होगा विषय, उस विषय पर बहुत सुंदर सा एडवर्टाइजमेंट तैयार आपको करना है, विज्ञापन आपको बना लेना है। तो ये तो हो गया हमारे 3 दिन का स्ट्रैटेजी, 2 दिन का स्ट्रैटेजी, और तीसरे दिन में आपको खंड पूरा कर लेना है। जब आपके ये सारे खंड हो जाएंगे तो चौथे दिन, लास्ट का चौथा दिन जो होगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। ये तो हो गई हमारे 4 दिन की रणनीति, जो स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेकर आई थी। लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठते हो ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बोर्ड का पेपर है, कैसे दूंगा, क्या लिखूंगा? नहीं, सबसे पहले अपने आप को क्या करना है? रिलैक्स करना है। तो जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो कुछ स्पेशल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते, जो महत्वपूर्ण बातें होती, उसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो एग्जाम देते समय ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसके तहत सबसे पहला आपका आ जाएगा, सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है आपको, बिल्कुल भी स्किप मत करना। कि जब आप एग्जाम देने बैठते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो निर्देशों को नहीं पढ़ते और लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, जो विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश होते हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड, आप जब काम करने बैठते हो तो सीक्वेंस में करना है, क्रमबद्धता से कार्य करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं आ रहा है तो उसका स्पेस खाली छोड़ दो, नंबर लगाओ, आंसर लिखो और उसका स्पेस छोड़ दो। जब आपको याद आए तब आप उसको कर लेना। थर्ड ऑप्शन देखो, माइंड को रिलैक्स करके काम करना है। ये जो दिमाग है ना, इसका संतुलित रहना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें प्रेशर डाल दोगे, बहुत सारा बर्डन डाल दोगे कि अब मैं कैसे करूंगा, हाँ पेपर कैसा आएगा और इतने क्वेश्चन है, कुछ नहीं, रिलैक्स माइंड से बैठना है। पूरे साल पढ़ाई करिए, मजे मजे में पेपर देना है। तो जब माइंड रिलैक्स होगा तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। देन आ जाता है गुड हैंड राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा प्रभाव डालता है गुड हैंड राइटिंग में काम करना। आपकी लिखावट जितनी सुंदर होगी, एग्जामिनर कॉपी उतनी जल्दी और उतने ही अच्छे अंकों के साथ वो आपकी कॉपी चेक करेगा। तो जितनी सुंदर राइटिंग होगी, उसको आंसर समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कई बार क्या होता है, बच्चा लिखता बहुत अच्छा है लेकिन उसकी हैंडराइटिंग सुंदर ना होने की वजह से एग्जामिनर उस आंसर को समझ नहीं पाता और जो पूरे नंबर आने चाहिए वहां जाकर वो कुछ मार्क्स उसकी हैंडराइटिंग के कट जाते हैं। तो आपको बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में समय को ध्यान में रखते हुए 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर है, तो जो 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में पेपर रीड करने के लिए दिया जाता है, तो उसका भी आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। क्लियर हो गया? और लास्ट क्वेश्चन जो नंबर है, जो पॉइंट है, वो समझ लो, सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर और फिर उसका उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न को गौर से पढ़ना, क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है मुझे, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रश्न वो कुछ और पूछ रहा है, आंसर हम कुछ और लिख दे रहे हैं। कई बार एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा होता है, बच्चा एक का आंसर लिख के आ जाता है, फिर पूछता है कि यार इसके नंबर कैसे कट गए। तो हर प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो और बहुत अच्छे से उसका आंसर लिख के आओ, ताकि एग्जामिनर पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जाए। अब एक चीज और क्लियर कर देती हूं कि जब आप ये वीडियो देख लोगे, उसके बाद आपको एक चीज और बता दूं कि मैं बहुत जल्दी आपके हिंदी विषय के लिए मैराथन क्लासेस लेके आ रही हूं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो के नेक्स्ट डे आपको बहुत जल्दी मैराथन क्लासेस मिलने वाली है। तो जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को बता देना कि प्रणीता मैम हिंदी की मैराथन क्लासेस लेके आ रही है। तो मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आप सभी से। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।